अफ्रीकन कंट्रीज से चाइना काफ़ी ऑयल डील्स कर रहा है। उन्होंने शर्त ये रखी है कि सारा का सारा लेबर चाइना का होगा। ये जो छोटे टापू हैं इनकी इकोनॉमी और उनका जीडीपी डेफिसिट में चला गया है। जाहिर सी बात है कि चाइना की आर्मी के ट्रेनिंग फैसिलिटी भी वहीं से प्रोवाइड होएगी। उस पोर्ट पे 2-3 बार जो एक जासूसी शिप है बहुत ही मशहूर, वो वहाँ पे बहुत बार आ चुकी है, क्योंकि चाइना एक परमानेंट काउंसिल मेंबर है यूएन का। बर्मा की आर्मी का कब्जा है, वो बर्मा के पास ही है शुरू से ही। चाइना की मिलिट्री की भी प्रेजेंस कोको आइलैंड में है बर्मा की आर्मी के साथ। बात जायज़ हो चुकी है कि इंडिया के बगैर जो चाइना को काउंटर करने वाला नरेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इंडियन नेवी और इंडियन नेवी के मार्कोस वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। दक्षिण सूडान में जब सिविल वॉर लगा था तो सबसे ज़्यादा शहादत भी इंडियन सोल्जर की ही हुई है। देखिए, ब्रह्मोस की डिमांड फिलीपींस ने भी की है। विदेशी कंपनीज इंडिया में निवेश करने को तैयार हैं। एएलएच हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो ये सारे अभी नए टाइप के हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। पीएलआर आईडब्ल्यूआई का मसाडा, टेवोर, जेरिको, उजी, ठीक है, डैन स्नाइपर, तो ये सारे अत्याधुनिक हथियार हमारे पास हैं। पहले हम हथियार मंगाते थे, अब हम हथियार आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे गांव से भी शहीद हुए हैं, तो मैं भी फौज में जाऊंगा। वेपन सिस्टम्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप कभी भी पॉलिटिक्स, रिलीजन और लेडी के बारे में कभी डिस्कस मत कीजिए। राम मंदिर बना, इससे और अच्छी खबर और बात हो ही नहीं सकती थी। आज हमारे साथ हैं मेजर समरपाल तूर। उनसे डिफेंस से जुड़े कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। चाइना कैसे छोटे छोटे टापू पे कब्जा कर रहा है, भारत ने पिछले 10 साल में डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ हासिल किया है, इसके साथ ही अग्निवीर का मुद्दा जो है इन दिनों सुर्खियों में है। तो इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेजर समरपाल तूर। उनसे जानते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में। समरपाल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत की समिट में। धन्यवाद तोशी। हाँ जी सर, चाइना छोटे छोटे टापू है जो भारत के आसपास लगते हुए उन पे अपना कब्जा करता जा रहा है, और भारत ने कल लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु की तैनाती की है। वो कैसे देखते हैं, और चाइना जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चाइना का जो सबसे बड़ा ओवरसीज मिलिट्री बेस है वो आज की तारीख में एक छोटा सा देश है गल्फ ऑफ एडन में, जिबूती। तो जिबूती में उनकी नेवी और उनकी आर्मी की संख्या काफ़ी हद तक मौजूद है। और दूसरा, जो अफ्रीकन कंट्रीज से चाइना काफ़ी ऑयल डील्स कर रहा है और ऑयल अपने लिए सिक्योर कर रहा है। फिर हम अगला पहलू ये है कि जितने भी छोटे टापू वाले देश हैं उनकी इकॉनमी, जाहिर सी बात है, छोटी इकॉनमी है, और वो ज़्यादातर फिशिंग के तौर पे ही अब उनकी कमर्शियल जो इकॉनमी है चलती है। पर चाइना ने अभी उनके साथ इतने सस्ते भाव पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, पर उन्होंने शर्त ये रखी है कि सारा का सारा लेबर चाइना का होगा। तो वहाँ पे बेसिकली जहाँ जहाँ चाइना जा रहा है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, उनके लोकल ही लेबर हैं। तो जो भी पैसा जो लोकल एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए इन छोटे देशों ने, वो कर नहीं पा रहे हैं, और सारा का सारा पैसा चाइना के हाथ आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो छोटे टापू हैं इनकी इकॉनमी और उनका जीडीपी डेफिसिट में चला गया है, माइनस में जा रहा है, और वो कर्जदार होते जा रहे हैं चाइना के ऊपर। और शुरुआत में ऊपर से चाइना के पास हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है, जैसे कि उन्हें सड़कें बनानी है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कहीं पे पोर्ट बनाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं। तो इन छोटे छोटे टापुओं में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और उसके पास मैन पावर भी है, उसके पास पैसा भी है, और टेक्नोलॉजी भी है ये चीज़ें करने के लिए। पर जो कर्जे में ये अब फंस रहे हैं, अब जैसे मालदीव्स है लेटेस्ट एग्जांपल हम बताएं, तो उन्होंने अभी फ्री में मिलिट्री एड का वादा किया है। अब फ्री का मिलिट्री एड से क्या होगा कि जितने भी ये अपने दस्ते, इक्विपमेंट, सामान भेजेंगे मालदीव्स में,
जायज़ सी बात है कि चाइना की आर्मी के ट्रेनिंग फैसिलिटी भी वहीं से प्रोवाइड होएगी। तो काफ़ी हद तक फिर चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव जैसे टापू में भी बढ़ जाएगा। जैसे हरमन टोटा पोर्ट है जो श्रीलंका में है, अब वो कर्ज में इतना डूब गया कि उन्हें 100 साल लीज पे देना पड़ा वो पोर्ट। अब उस पोर्ट पे 2-3 बार जो एक जासूसी शिप है बहुत ही मशहूर, वो वहाँ पे बहुत बार आ चुकी है। और इंडिया ने बहुत बार बोला है कि इसका मकसद मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि जासूसी के लिए है कि इंडिया की नेवी और उसकी जो भी युद्ध पोते हैं और सबमरीन्स हैं उनका ट्रैक रखना क्या चल रहा है। और इसी से कनेक्ट मैं करना चाहूँगा, परसों जो एक शिप पकड़ी गई है जिसमें कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स के कोई कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट जो हमने जब्त किए हैं, तो ये तो एक इलीगल तरीके से हमारे नाक के नीचे से मूवमेंट्स हो रही हैं और इतने खतरनाक वेपन सिस्टम्स को लेके। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार यूएन का जो IAEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है, एटॉमिक एनर्जी है, तो ये इंटरवीन करे और गहराई में तहकीकात करे कि ये ऐसे न्यूक्लियर इक्विपमेंट परमिशन के साथ और यूएन को इत्तला की थी या नहीं, और अगर की थी तो ये कैसे हो सकता है कि इंडियन एजेंसीज को कानों कान खबर भी नहीं थी कि ऐसा कोई सामान जा रहा है हमारे नाक के नीचे से। और अब जब ये पकड़ा गया तो मुझे लगता है कि इसके इम्प्लिकेशंस और पेनल्टी पाकिस्तान पे भी लगनी चाहिए और चाइना पे भी लगनी चाहिए और जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि चाइना एक परमानेंट काउंसिल मेंबर है यूएन का और वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसमें कि वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट और सामान ऐसे बांट रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बहुत ही एक टेंशन का विषय है और हमें नहीं मालूम कि इनके पीछे इनकी मंशा क्या है और इरादे क्या हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं जैसे कि अब उत्तरी अंडमान आइलैंड में कोको आइलैंड्स हैं, वो अंडमान निकोबार से सिर्फ 45 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। उसमें बर्मा की आर्मी का कब्जा है, वो बर्मा के पास ही है शुरू से ही। और बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने ये कोको आइलैंड्स बर्मा को एज अ गिफ्ट दे दिए थे। आज की तारीख में मलक्का स्ट्रेट पे डोमिनेशन और सिक्योर करने के लिए अब कोको आइलैंड्स बहुत ही बड़ा एक रोड़ा बन चुका है। एंड 45 किलोमीटर दूर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूरी है। और वहाँ पे भी इनकी अब ये बातें आई हैं बाहर कि चाइना की मिलिट्री की भी प्रेजेंस कोको आइलैंड में है बर्मा की आर्मी के साथ। हालांकि बर्मा की आर्मी इसे डिनाई कर रही है और मान नहीं रही है कि ऐसा कुछ है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही है। तो कल की तारीख में कोको आइलैंड्स बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, टैक्टिकली सिचुएटेड है और इसके आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होंगे और ये बाधा डाल सकता है इंडियन शिप्स या बाकी दुनिया की शिप्स वहाँ से पास करें जो सिंगापुर वाली साइड से जाएं साउथ चाइना सी में। तो रास्ता यही है। तो यदि ये रास्ता रोक दिया तो सिंगापुर की इकॉनमी को भी घाटा होगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ की इकॉनमी सफ़र करेगी अगर चाइना एग्रेसिव स्टांस लेता है तो। फिर तीसरा हम आ जाते हैं ताइवान पे कि ताइवान पे भी चाइना अपना शिकंजा टाइट कर रहा है और काफ़ी ब्लॉकेड किए हुए हैं उसने, नेवल ब्लॉकेड किए हुए हैं। पर अभी यूएस की जो मिलिट्री असिस्टेंस ताइवान में बढ़ चुकी है और उनकी मौजूदगी भी बढ़ चुकी है वहाँ ताइवान में, तो इसलिए चाइना थोड़ा झिझक रहा है। फिर दूसरा एक क्वाड करके एक अलायंस है जिसके अंदर की इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। तो और ये बात जायज़ हो चुकी है कि इंडिया के बगैर जो चाइना को काउंटर करने वाला नरेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो चाहे हम इस बात को माने या ना माने, पर हिंदुस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है चाइना को काउंटर करने के लिए बाय द वेस्टर्न कंट्रीज।
और अब लक्षद्वीप में जो नेवल बेस अभी हाँ, नेवल बेस आईएनएस जटायु को जो तैनात किया है, हाईटेक नेवल बेस है। इस हाईटेक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम से लैस है वो वाला बेस। और वहाँ पे मतलब ये लॉजिक है, ये तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो बेस इसलिए है कि अर्ली वार्निंग के तौर पे कि हमें 24 घंटे 365 दिन हम निगरानी रख सकें। क्योंकि जब से 26/11 भी हुआ है और काफ़ी वल्नरेबल है पूरा वेस्टर्न कोस्ट, तो उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी ये एक डिसीजन लिया गया है और अपग्रेड किया गया है वो नेवल बेस। और पूरा कराची से लेके जितना भी दक्षिण पाकिस्तान है उसका पूरा नेवी की एक्टिविटीज़ अब हमारे मॉनिटर में रहेंगी। नेवी ने पिछले कुछ टाइम में रेड सी में जो टेंशन चल रही थी रशिया यूक्रेन को लेकर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के रेस्क्यू किए, उसको लेकर कैसे आप देखते हैं कि नेवी पावरफुल नेवी है इंडिया की? जिस तरह से देखें कि यूएस नेवी ना जहाँ कुछ नहीं कर पाई, समुद्री लुटेरों से लोगों को बचाया। तोशी, ये जो अब मीडिया कवर कर रही है ये अभी से नहीं, इंडियन नेवी और इंडियन नेवी की मार्कोस मरीन कमांडोज बहुत साल पहले से ही ये वाले ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती रही है। जो समुद्री लुटेरे हैं, जो पायरेट्स जिन्हें कहते हैं, उनको पहले भी सोमालिया और जितने भी वहाँ पे सुमाट्रा और बाकी जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, उन्हें काउंटर कर चुकी है, वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर चुकी है। पर ये गोपनीय तरीके से होता था कि किसी को, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही थी। पर अब एम्फसिस दिखाने के लिए और बताने के लिए कि वहाँ के पानी भी सुरक्षित हैं। क्योंकि इंडियन नेवी और इंडियन नेवी के मार्कोस वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश की शिप्स भी हैं, यूएस की भी वहाँ पे फ्रिगेट्स हैं, पर इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बल्कि मैं तो बहुत ही गर्व और फ़ख्र से बताऊंगा कि हमने इंडियन नेवी ने और मार्कोस ने 13 या 14 पाकिस्तानी सेलर्स को भी रेस्क्यू किया। तो जब हम इंटरनेशनल टेरिटरी में होते हैं तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन किस देश का है, किस मज़हब का है। उस टाइम ये है कि हमने बेबस और बेगुनाह लोगों की जान बचानी है और जो निहत्थे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। और जो ये लूट मार और गलत तरीके से जो चोरियां हो रही हैं और ये जो डैमेज हो रहा है ये शिप्स का, इन्हें रोका जाए। इससे क्या होता है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है एट अ वर्ल्ड स्टेज। पूरे विश्व में फिर इंडियन नेवी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट का मान सम्मान बढ़ता है और लोग और बाकी देशों को फिर भरोसा होता है इंडियन डेमोक्रेसी पे कि हम यहाँ पे पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हैं। और इसी पहलू को लेके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की दावेदारी है वो अब इंडिया को मिलनी चाहिए। और हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि दावा कर रहे हैं कि अब हम ये डिज़र्व करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस में है वो इंडिया ही है, इकलौती कंट्री। और दक्षिण सूडान में जब सिविल वॉर लगा था तो सबसे ज़्यादा शहादत भी इंडियन सोल्जर की ही हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने देश के लिए कुर्बानी नहीं पर विश्व के लिए भी कुर्बानी देने को तैयार हैं ताकि हम शांति फैलाएं और शांति बनाए रखें। सर, पिछले 10 साल में देखें तो मोदी गवर्नमेंट में डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ हासिल किया है, किस तरह से प्रेजेंस शो की है? हाल ही में डिफेंस एक्सपो हुआ था सऊदी अरब में जहां पे ब्रह्मोस की डिमांड की जो इंडियन मेड है। देखिए, ब्रह्मोस की डिमांड फिलीपींस ने भी की है चाइना को काउंटर करने के लिए। और ब्रह्मोस एक ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो कि सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक वर्जन भी इसका आ रहा है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये मिसाइल अफोर्डेबल है, इतनी भी महंगी नहीं कि कोई बाकी के देश अफोर्ड ना कर सके। तो इसलिए डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस की काफ़ी तरफदारी की गई है। उसके फीचर्स और उसके जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स की वैरायटी बहुत है। आप उसे फ्रॉम ग्राउंड भी लॉन्च कर सकते हैं,
आप उसे सबमरीन और शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, और आप इन मिड एयर ऑल्सो आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक बहुत ही विन विन इक्विपमेंट के तौर पे साबित हुआ है। और आने वाले टाइम में अभी जैसे एक और एयर डिफेंस सिस्टम है समर, वो भी लॉन्च हुआ है, तो वो उसकी तुलना अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में यूज कर रहा हाँ, यूक्रेन युद्ध में यूज हो रहा है, या फिर आयरन डोम है इसराइल का। जो इजराइल यूज कर रहा है। तो इस मिसाइल की खूबी ये है कि ये आने वाली वार करने वाली मिसाइल को मिड एयर हवा में ही नष्ट नाबूद कर सकती है। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी होगी, ये रशिया और इंडिया ने मिलके बनाई है। तो फिर अब जैसे 10 सालों में देखिए मिलिट्री का बजट भी बढ़ा है, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अब आप देख लीजिए जैसे अदानी के जो PLR IWI का जो इनका सेटलमेंट है डिफेंस में, तो डिफेंस सेक्टर में दे आर डूइंग वेरी वेल। फिर MKU है, कानपुर में लोकेटेड MKU में जो जिस तरीके के जो बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट और बैलिस्टिक हेलमेट्स और ये सब प्रोवाइड हो रही हैं, इससे सुरक्षा बढ़ी है, सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। महिंद्रा जिस तरीके से जो एंटी माइन व्हीकल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, टाटा भी बना रहा है। टाटा भी जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर कल्याणी फोर्ज है, तो वो भी जो आर्टिलरी गन सिस्टम्स और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता है एक तरह। एग्जैक्टली तो जो आत्मनिर्भर भारत के तौर से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और इससे इंडिया की आत्मनिर्भरता और सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ सफिशिएंसी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, बल्कि अब विदेशी कंपनीज इंडिया में निवेश करने को तैयार हैं। और अब जैसे कि इजराइल में युद्ध छिड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट इंडिया से ही बन के इजराइल भेजा जा रहा है, इंक्लूडिंग जो अभी हर्मिस जो ड्रोन नेवी को दिया है, तो हर्मिस ड्रोन का भी कंपोनेंट्स और ड्रोन्स हम इजराइल भेज रहे हैं। तो इस तौर तरीके से ये जो वेपन सिस्टम्स हैं बहुत अच्छे हैं। नेवी का बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, लेटेस्ट सबमरीन्स बन रही हैं और बन भी चुकी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ चुके हैं। अब रफाइल के नेवल वेरिएंट के ऊपर भी बात हो रही है, तेजस के अलग और डिफरेंट वर्जन्स फॉर लैंड एंड नेवी के भी बारे में बात चल रही है। बात क्या, बल्कि प्रोजेक्ट चल चुका है, पाइपलाइन में है, ठीक है। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स की बात है, ALH हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो ये सारे अभी नए टाइप के हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। US से अपाचे लिया है, और फिर चिनूक लिए हैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जो अब सियाचिन में बहुत ही ज़्यादा कारगर काम कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सप्लाईज। ग्लोब मास्टर, हाँ, C-117 ग्लोब मास्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो हो गया। उसके बाद C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट भी हैं। तो इतने ज़्यादा अपग्रेडेशंस हो गई हैं, नेवी इतना अपग्रेड कर चुकी है, एयरफोर्स इतना अपग्रेड कर चुकी है। अब हम आर्मी पे आते हैं, तो थल सेना में जो वेपन सिस्टम है 6 और एक बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है, वो आ गया है। फिर PLR IWI का मसाडा, टेवोर, जेरिको, ऊजी, ठीक है, डैन स्नाइपर, तो ये सारे अत्याधुनिक हथियार हमारे पास हैं। और बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, और कम से कम इजराइल के जो अत्याधुनिक हथियार हैं आज की तारीख में, जिसे हम 5th जनरेशन वेपन सिस्टम्स कहते हैं, इनकी खरीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे कारगर हथियार हैं। देखिए, मैं भी कॉम्बैट में रह चुका हूँ और मैंने भी हथियार इस्तेमाल किए हैं, पर जो भरोसा और रिलायबिलिटी और जो सटीकता है जो इजराइल के हथियारों में, मुझे नहीं लगता वो किसी और देश के हथियारों में मौजूद है। तो हम खुश नसीब हैं कि इजराइल के साथ हमारा अच्छे रिलेशन है, और IWI PLR एक बहुत ही उम्दा और अच्छा काम कर रही है। और सिमिलरली बाकी भी जो ड्रोन्स की, जैसे रतन इंडिया है, तो रतन इंडिया इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और जिस तरीके से वो अपने ड्रोन्स और वैरायटी ऑफ ड्रोन्स पे काम कर रही है, और R&D चल रहा है उनका, तो मैं रतन इंडिया की दावेदारी पे भी अपना भरोसा जताऊंगा कि रतन इंडिया उभरती हुई कंपनी है, और वो अच्छा भी करेगी आने वाले टाइम में इंडिया के लिए और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। और बाकी और भी प्लेयर हैं।
भारत इंपोर्टर से एक एक्सपोर्ट बन चुका है क्या दुनिया में? देखिए अब वो समय आ गया कि पहले हम हथियार मंगाते थे, अब हम हथियार आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे तेजस हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइलें हों। पर इसकी भी एक हदबंदी होती है कि एक देश सिर्फ उतने ही हथियार दे सकता है जब तक उसकी खुद की सिक्योरिटी पे बात ना आए। क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब ये वेपन सिस्टम्स किसी देश को दिए जाते हैं तो उसमें अग्रीमेंट होती है कि जो देश आपको ये प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं या एंटी नेशनल कंट्रीज़ हैं उनको ये वेपन सिस्टम्स का एक्सेस नहीं दिया जाए। हालांकि वेपन्स की ब्लैक मार्केट भी इतनी एक्टिव है कि ज़्यादातर जितने भी हथियार यूएस यूके से यूक्रेन पहुंचे वो सारे नहीं पहुंच सके, बल्कि ब्लैक मार्केट में आधे से ज़्यादा तो रूसी वेपन डीलर्स ने ही खरीद के उन पे R&D और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनका तोड़ निकाल लिया। और ड्रोन्स देख लीजिए जो ईरान को मैं देश को सभी को बताना चाहूँगा कि ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो ऐसा देश है जिसके पास इतने अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी है और ये ड्रोन्स नहीं डिटेक्ट हो पाते हैं। और ड्रोन्स ने तो एक किस्म से एक प्रश्न लगा दिया है आर्मर्ड टैंक्स के ऊपर कि क्या टैंक्स का वाकई कोई काम बचा है युद्ध के मैदान में या नहीं। तो इसमें भी देखिए अभी R&D होएगी, टैंकों में भी कोई ना कोई ऐसे सिस्टम्स अभी लगाए जाएंगे जो एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम हो या एंटी ड्रोन डिस्ट्रक्शन सिस्टम हो। तो देखिए मार्केट में अभी एंटी ड्रोन जो कंपनीज हैं वो एक बार आ गई तो मार्केट में हल्ला मचने वाला है, क्योंकि अभी इतनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ड्रोन्स और कॉम्बैट ड्रोन्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। पर अगर कोई इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम आ गया वो रूल करेगी मार्केट को, क्योंकि उसका तोड़ निकालने के लिए फिर ड्रोन कंपनीज को और मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाड़ियां तो सब बना लेते हैं पर उसमें सुरक्षा फीचर कितने हैं कि आप अपने सिस्टम को सेफ रखिए, ऑपरेटर को सेफ रखें। तो दोनों तरफ से चैलेंजेस आ चुके हैं मैदान में एंड ये फ्यूचर वॉरफेयर के ऊपर है जिसे कहते हैं NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। इसमें दुश्मन को बिना देखे ही उसे नष्ट नाबूद कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेंच वॉरफेयर, आपने 6-6 फुट ट्रेंच खोदी हुई है, बंदे उसमें बैठे हुए हैं, ऊपर इतने पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। यदि ड्रोन में एक थर्मल इमेजर लगा है कैमरा, वो रात के समय भी सटीकता से पता कर लेगा कि ये पिन पॉइंट जगह पे डिफेंसेस में सोल्जर्स है और वहाँ पे फिर ड्रोन जाके नष्ट कर देता है और ख़त्म कर देता है वहाँ पे। और यही चीज़ सामान के साथ हो रही है, इक्विपमेंट के साथ हो रही है। तो देखिए वॉरफेयर अब बहुत चेंज हो चुका है। अब कहते हैं ना पहले कि US, UK, चाइना, यहाँ पे पहले वीडियो गेम का क्रेज़ बहुत था। आज की तारीख में जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं, FPV ड्रोन्स, ये गेमर्स ही ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं और इन्हें हज़ारों डॉलर मिल रहे हैं। और ये FPV ड्रोन्स वॉर जोन के अंदर एक्सपर्ट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और एक दूसरी फौजों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अग्निवीर पे। इन दोनों सुर्खियों में है, राहुल गांधी यात्रा पे है तो जहाँ भी जाते हैं अग्निवीर की बात करते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए इनिशियली अग्निवीर प्रोजेक्ट को मैंने सपोर्ट किया था क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जिसे हम फॉरेन में कहते हैं कॉन्स्क्रिप्ट्स, कि आप पढ़ाई भी करें और पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी आप फौज में सर्व करें। पर अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जो इंडियन कल्चर और जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, तो एक बहुत ही बड़ा जॉब सिक्योरिटी का एक ज़रिया जो था वो था आर्मी की नौकरी। और हर एक गांव में जो भी यूथ बसा हुआ है, तो नौजवान के मन में यही होता था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरे गांव से भी शहीद हुए हैं, तो मैं भी फ़ौज में जाऊंगा और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा
और इज्जत भी बनी रहे। पर आज की तारीख में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये काफ़ी हद तक स्कीम सक्सेस नहीं हो पा रही है, और जो एक जॉब सिक्योरिटी का ज़रिया था वो नौजवान के हाथ से जा चुका है, और अब उसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो हैं भी, जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें भी 70 से 80% यही मन में लेके चल रहे हैं कि 4 साल के बाद वो पक्के नहीं हो पाएंगे सरकारी नौकरी के लिए। तो जो क्वालिटी हम सोच रहे थे कि मिलेगी वर्कफोर्स की और मैन पावर की, वो क्वालिटी काफ़ी धक्का लगा है उसको। और हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि देखिए, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट एक सोल्जर और एक फ़ौज में क्या होता है, एक विल पावर होती है, एक विल पावर टू फाइट अनकंडीशनली। पर यहाँ पे अब कंडीशन लग चुकी है कि 4 साल हाँ या ना। तो 4 साल में जो मानसिक तरीके से पूरे तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, उसके तो 4 साल गए, और वो रोज इसी मंशा से उठेगा कि मैं शायद पक्का ना ही हो। और एग्जैक्टली, और उसमें डिसिप्लिन इश्यूज भी आएंगे, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करना, संभालना, ट्रेनिंग देना। दूसरा, अब हम इनको वेपन सिस्टम्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक आम हथियार को कैसे चलाना है वो इन्हें पता है, और फिजिकली ट्रेंड होंगे, मिलिट्री टैक्टिक्स काफ़ी हद तक पता होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो अग्निवीर प्रोजेक्ट में रहते हुए जो रिजेक्ट हो गए वो अगर सिविल में आ गए, और यदि इन नौजवानों को कोई ढंग का नौकरी का जरिया नहीं मिला, तो खुदा ना खास्ता ये क्राइम की तरफ अगर बढ़ गए तो ये तो इंटरनल गैंग्स बना लेंगे। हथियार इन्हें चलाना आता है तो वायलेंस और क्राइम ना बढ़ जाए, इरप्ट ना कर जाए इन सिविल, तो इसके परिणाम डेंजरसली बैकफायर कर सकते हैं। पर मैं तो यही आशा रखूँगा कि गवर्नमेंट अपना इस पे दोबारा विचार करे और इसे वापस जिस तरीके से किया जाता था रिक्रूटमेंट, उसी तौर से रखे। और क्योंकि अभी नीड ऑफ द आवर, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है कि जो अग्निवीर जा रहा है वो भी शायद मन मार के ही जा रहा है। बहुत कम परसेंटेज है जो पूरे मन बना के जाएगी कि मैंने 25% में आना है जो परमानेंट होंगे। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है और संगीन विषय है, और इस पे डेफिनेटली मैं अपना पॉइंट पुटअप करूँगा बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि इस पे इन डेप्थ सोच और विचार करना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, जो भारत जोड़ो यात्रा जो अभी कर रहे हैं, तो जोड़ी वो चीज़ आती है जो टूटी हुई। तो यहाँ पे तो सब कुछ एकता तो बनी हुई है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो जिस तरह की बात करते हैं कि फलाना तुम्हारा कितना है, इतनी इस जात के कितने, इस जात के हर, वो तो एक तरह से जातियों में डिवाइड करने के, मतलब एक तरह से। देखिए, अब मैं एक रिटायर्ड आर्मी वेटरन होने के नाते हमें 3 चीज़ें बताई गई थी, आप कभी भी पॉलिटिक्स, रिलीजन और लेडी के बारे में कभी डिस्कस मत कीजिए। पर अब रिटायर होने के बाद जब हम अब मेन स्ट्रीम सिविल लाइफ में आ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी ड्यूटी है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएं। अब जैसे कि हर एक मज़हब के लोगों को अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च या सिनेगॉग होए या पगोड़ा है, जहाँ पे भी जिसे जहाँ जाना है वर्शिप करने के लिए, उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। और राम मंदिर बना, इससे और अच्छी खबर और बात हो ही नहीं सकती थी। और मैं खुद पंजाब से हूँ, मैं सिख हूँ, और हम सब इतने खुश हैं कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सबके पास अपनी अपनी जगहें हैं जहाँ पे वो जाके अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अब इस पे क्या पॉलिटिक्स और क्या बंटवारा मेरी समझ के बाहर है। अब दूसरा एस्पेक्ट, जहाँ तक कि राहुल गांधी जी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 60 साल से इन्हीं की ही बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सॉल्व की जा रही है, जो सॉल्व की जा रही हैं। और करप्शन, अब करप्शन भी हट चुका है, करप्शन काफ़ी हद तक नहीं है,
अब सब कुछ ईमानदारी से सिस्टम चल रहा है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, ब्लैक मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है, जीएसटी लग रहा है, जिनके लीगल दुकानें बंद हो गई वो ज़्यादा परेशान है। वो ज़्यादा परेशान है, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गई है, लेबर लॉज इतने अच्छे हो चुके हैं कि कोई सवाल कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और उनकी पूरी पार्टी से कि इनकी जो इन्हीं की बनाई हुई पॉलिसीज को अब बदली जा रही हैं ताकि नौजवान को दिक्कत ना आए और एम्प्लॉयमेंट में उनको काफ़ी शामिल किया जाए, उन्हें जॉब्स मिलें और स्टार्टअप वेंचर्स को भी बढ़ावा दिया जाए, और वो हो रहा है। पर देखिए, मैं अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में सारी अच्छी चीज़ों को समय लगता है, रातों रात नहीं होती हैं। तो अच्छे समा आ चुका है, और जैसे आप समिट का पढ़ सकते हैं, द नेक्स्ट डिकेड इंडिया का है और तरक्की के लिए समय आ चुका है।